4 सितंबर जिस दिन आपका मैच है, 3 सितंबर 2024 वो रात कैसी थी, वो दिन कैसा था और 4 सितंबर की जो सुबह हुई हो वो कैसी थी, क्या चल रहा था? कि मैं डरती नहीं हूँ। गाजियाबाद का वो स्कूल का ग्राउंड है और कट टू पेरिस का वो बड़ा सा ग्राउंड। हमारी शादी हुई, अगले दिन बोला तैयार हो जाओ, जिम जाना है। छोटी फैमिली से थी मैं, छोटे कपड़े पहनती है और इसको देख के और भी जुबान चलाएंगी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया था मेरे अंदर से। मैं 3-4 दिन तक सो नहीं पाती थी। बहुत अटैचमेंट था पापा से, अभी भी है। दुख इस बात का है कि उनके लिए कुछ करनी। छोले भटूरे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? अब नहीं। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। आज से करीब 26 साल पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में एक बहुत ही सामान्य परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का जो जन्म है वो प्री मैच्योर होता है। प्री मैच्योर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वैसे शिशु जो 9 महीने से पहले जन्म ले लेते हैं। जन्म के बाद से डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर कहता है कि लड़की ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, बच नहीं पाएगी। खैर, उस डॉक्टर को क्या पता था कि ये जो लड़की जन्म ली है ये मरने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए पैदा हुई है। उस लड़की के जन्म के 25 साल बाद 2024 में वो लड़की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेती है। ना सिर्फ हिस्सा लेती है बल्कि वहाँ से पदक जीतती है और पूरे देश का, पूरे भारत का नाम रोशन करती है। मैं बात कर रहा हूँ पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता अर्जुना अवॉर्डी सिमरन शर्मा का। थैंक यू सो मच सर। कैसी हैं सिमरन आप? बहुत अच्छी। ये आप ही का परिचय था? जी, मेरा ही था। इस बात से मुझे बात याद आई कि डॉक्टर ने बोला कि ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। हाँ। इससे मुझे आज की ही बात याद आई। आज हमारा वर्कआउट चल रहा था तो मेरी लास्ट में हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा लेफ्ट राइट जा रही थी, मेरे पैरों में भी बैलेंस नहीं था कि मैं चलूँ कैसे। तो मैं उस टाइम ये याद कर रही थी, मैं अपने कोच को बोल रही थी ये बात कि डॉक्टर ने बोला था ये बचेगी नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसलिए बच गई, मुझे रोज मरना था। रोज मरने के लिए हाँ, पैदा हुई हैं आप ना? यस। क्योंकि कभी कभी इतना हार्ड वर्कआउट हो जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो मरना ही है। पर वो सब वहाँ पे जाके सब वसूल हो जाता है जब हम पोडियम पे खड़े होते हैं और जब मेडल आता है उधर, तो वो सारे जख्म भर जाते हैं फिर। मैं वो दिन याद करता हूँ जब आप गाज़ियाबाद के जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रही होंगी, आप के जो प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन आप ले रही होंगी, वो गाज़ियाबाद का वो स्कूल का ग्राउंड है और कट टू पेरिस का वो बड़ा सा ग्राउंड, और वहाँ पे एक लड़की खड़ी है और उसके गले में वो मेडल पहनाया जा रहा है। और भाई साहब इतनी बड़ी संख्या, क्या क्या मोमेंट था वो, क्या फील हो रहा था, क्या आवाज़ें आ रही थी कान में? एक्चुअली डर लगता है बहुत ज़्यादा उस जगह, ऐसा नहीं है कि पर जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी होती हूँ ना, तब मैं आवाज़ें सुननी बंद कर देती हूँ। क्योंकि मुझे उस टाइम सिर्फ ये याद आता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है। मैं अपने घर पे नहीं गई, मेरे को कितनी चोटें लगी हैं, मैंने क्या वर्कआउट किया है, मैंने कितनी वॉमिटिंग की है ग्राउंड पे। मेरे को सुबह को नींद आती है पर मेरी बॉडी में इतना पेन रहता है कि मेरे से 3-4 कदम के बाद चला जाता है बेड से उतर के। तो मैंने वो सब किस लिए किया है? अगर शायद आज मैं यहाँ डर गई, क्योंकि कंपटीशन फीवर अलग होता है और जो हम नर्वस होते हैं वो चीज़ अलग होती है। तो कभी भी हम हावी नहीं कर सकते अपने ऊपर किसी चीज़ को। अगर हम क्राउड को सुनेंगे वहाँ पे एज ए एथलीट, तो हम
वो प्रेशर आता है हमारे ऊपर उस चीज़ का। तो क्राउड को मैं फिनिशिंग के बाद मुझे सुनाई देता है, जब ओनियो मार्क हो जाता है फिर मेरे कानों में किसी की आवाज़ नहीं आती। मैं उसी पोडियम की ही बात कर रहा था, जब जी। फाइनली आप विजेता घोषित हो गई थी, ब्रॉन्ज मेडल आ गया था और पोडियम पे आप खड़ी थी और मेडल पहनाया जा रहा था, तो मोमेंट तो आप सोचते होंगे कि कैसे ये सफ़र तय किया है आपने, कितना इंटरेस्टिंग सफ़र है ये। वो बहुत मुश्किल था और सब सिमरन के चेहरे को जानते हैं, पर उसके पीछे मतलब किन लोगों की मेहनत है, मुझे लगता है लोगों को उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है वो किसी को पता नहीं है। सिर्फ हीरो का पता है कि हाँ ये सिमरन है और ये रेस भागी है, पर मुझे लगता है कि अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं हनुमान नहीं हूँ कि मैं अकेली सब कुछ कर दूँ। मेरे पीछे बहुत लोगों का योगदान है, और जब वो मेरी रेस हो रही थी तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे घर वालों की, मेरी टीम की, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी थी कि शायद उसका हार्ट अटैक ना हो जाए उसको उस टाइम पे, जब मैं लाइन पे बैठ रही थी। तो मैं 100 मीटर में उससे पहले मेडल आउट हो गई थी, और मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी उस रेस में। तो कहीं ना कहीं मैं टूट गई थी, पर जो मेरे साथ लोग थे उन लोगों ने मुझे संभाला हुआ था कि नहीं, तुम 200 में भी मेडल ला सकती हो ऐसे। जबकि उस टाइम तक 200 मीटर को मैं शायद 100 मीटर जितना मेन गेम नहीं समझती थी अपना। फिर लास्ट मोमेंट पे मेरे कोच कम हस्बैंड ने मेरे से एक बात बोली कि तुम डरती हो। मैंने बोला नहीं, मैं डरती नहीं हूँ। उसने बोला नहीं तुम डरती हो, तुम देखो अपने आप को, अपना चेहरा देखो, तुम डर रही हो। मुझे गुस्सा आ गया उस बात पे कि मैं डरती नहीं हूँ। और ये कह रहे हैं कि मैं डरती हूँ। हाँ, वो बोल रहे थे कि तुम डर रही हो उन लोगों से जो तुम्हारे साथ हैं कॉम्पिटिटर, उनसे तुम डर रही हो। मेरे को एकदम से वो बात लगी, मेरे को नहीं और पता। ये बात पेरिस पैरालंपिक की। हाँ, और वो जस्ट वार्म अप करते टाइम की बात है, जब मैं फाइनल के लिए जा रही थी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। तो फिर जब मैं मतलब गई थी, स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रही थी, तो मैंने कैमरे में भी अगर आपने देखा हो तो मैंने ऐसे करके उंगली दिखाई थी कि मैं डरती नहीं हूँ ऐसे। तो उसके बाद मेरा मेडल आया, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल आ गया। तो फिर मैंने फिनिश करके बोला कि मैं डरती नहीं हूँ, देखा मैंने बोला था ना मैं डरती नहीं हूँ। तो बोलता है मुझे पता था तुम नहीं डरती। और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि तुम डरती हो। मुझे लगता है कि तुम जीतने के लिए ही पैदा हुई हो। मतलब इतना मोटिवेट कर दिया। पहले उसने मुझे डिमोटिवेट करा, फिर उसी बात पे मोटिवेट करा कि शायद ये चीज़ ज़रूरी थी। और वो मुझे नहीं बोलता तो शायद मेरे अंदर वो गुस्सा नहीं आता उस टाइम पे कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। एक और तरीके से आपको वार्म अप करते हैं, हाँ, चार्ज कि करते हैं तुम लड़की हो और हाँ। तुम डर गई हो, लड़कियां डर जाती हैं ऐसे। मेरे को वो बात बहुत बुरी लगी। मैं लड़कियों के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, तो उसने शायद पॉइंट मारा उस चीज़ पे। तो मतलब यही कहना है मेरा कि आपके आसपास कौन है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ऐसे ही हुआ था। 100 मीटर में मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और अभी हम उस पे आएंगे, उन सारे सवालों पे हम लोग आएंगे। आपने कहा कि जो आसपास हैं, आपके आसपास एक और भी चीज़ है, उसका मैं जिक्र करता हूँ। दिल्ली शहर है, बारिश का मौसम है, और हमें पता चला कि छोले भटूरे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब नहीं है। चीट मील में कितनी बार अभी आप छोले भटूरे खाए हैं आप, ये पहले बता दीजिए, फिर हम गंभीर सवालों पे जाएंगे। पता नहीं, अभी बहुत तो खाया? नहीं। हाँ। कब से नहीं खाई पता नहीं। ओहो, क्रेविंग होती है? अब तो क्रेविंग भी नहीं होती, क्योंकि क्रेविंग तब तक होती थी जब तक एक ऐसा टारगेट नहीं था कि मतलब कि हाँ वो अंदर वो चीज़ नहीं थी उस टाइम तक। अब क्रेविंग भी नहीं होती। अब लगता है कि नहीं, कोई बोलेगा भी तो भी नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि शायद अब मेडल ज़्यादा बड़ा है। हाँ, अभी दिल्ली में आपको पता ही होगा वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप होने वाला सितंबर में। जी। तो 110 देशों के खिलाड़ी आ रहे हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है क्या, और प्रेशर भी है क्या कि यार 110 देशों के खिलाड़ी होंगे यहाँ पे दिल्ली में? एक्चुअली प्रेशर है और रहता भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये इंडिया में हो रहा है, पहली बार हो रहा है।
और इतना बड़ा इवेंट है, मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, सभी लोग आएंगे जो पैरालंपिक्स में थे वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आएंगे। तो मतलब चाहते हैं कि मेरा होम ग्राउंड है और मैं अपने होम ग्राउंड में गोल्ड ही लाऊं, तो तैयारी गोल्ड की ही है। होम ग्राउंड के साथ साथ आपका तो घर ही, मुझे लगता है कि मैक्सिमम समय आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही बिताती हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो पूरी कोशिश है कि गोल्ड लाया जाए, बस प्रार्थना इतनी है कि मैं इंजर्ड ना हूँ। हर खिलाड़ी की यही भगवान से प्रार्थना रहती है कि वो इंजरी ना आए उसको, बस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा करने के चक्कर में इंजरी खा लेते हैं। तो बस उसी चीज़ से बच के चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो क्राउड होगा ना वहाँ, जब जब आप किसी भी देश में देखोगे, किसी भी देश में कोई चैंपियनशिप हो रही है और उसका खिलाड़ी वहाँ पे है, तो उसका क्राउड अलग होता है। हाँ, उसका क्राउड अलग होता है और जोश भी अलग होता है, तो बिल्कुल। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को निराश ना करूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ और एक दिन के बारे में आपसे पूछता हूँ, उसको लेकर आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा कि क्या था वो, कैसा था। 4 सितंबर जिस दिन आपका मैच है, 3 सितंबर 2024, वो रात कैसी थी, वो दिन कैसा था, और 4 सितंबर की जो सुबह हुई होगी वो कैसी थी, क्या चल रहा था? बस मैं यही सोच रही थी कि कल रात को मैं क्या महसूस कर रही होंगी इस टाइम पे। वो एक एक मिनट बहुत भारी होता है, नींद नहीं आती उस दिन। और नींद उस दिन नहीं, 2-3 दिन से उड़ आनी चुकी बंद थी। हो जाती है। और दिमाग में भी वही चलता रहता है, मैं रेस भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ और मैंने लाइन क्रॉस कर दी और मेरा गोल्ड आ गया। सबसे अच्छी उस टाइम पे हम इमेजिनेशन यही कर सकते हैं। और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा सोचेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। तो हम इमेजिनेशन भी हमारी वही रहती है उस टाइम पे कि स्टार्ट लिया, 10 मीटर निकले, 20 मीटर निकले, मैं थोड़ी आगे हुई सबसे, मैंने अपना पीक बढ़ाया और मेरा गोल्ड आ गया। पूरी रात भी यही बैठ गए, उठ गए, बैठ गए और बस सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। तो ये बहुत बहुत बेचैनी रहती है उस टाइम पे। बहुत सारे सवाल चलते हैं माइंड में। क्या क्या चल रहा था? बस एक आखिरी उम्मीद थी वो मेडल की, लास्ट मेडल था, लास्ट गेम था इंडिया गेम का, था। सबसे जो आखिरी मैच था वो मेरा ही था। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मतलब मैं भगवान से इतना ही मांग रही थी कि मेरा सपना पूरा हो ना हो, आप गज्जू का सपना पूरा कर दो, क्योंकि उसने मेरे पर बहुत मेहनत करी है और मेरे से ज़्यादा लोगों को उसको जवाब देना पड़ता है कि तुम कोच हो, तुमने क्या किया। तो उस टाइम पे मैं लिटरली अपने लिए नहीं मांग रही थी, मैं घर वालों के लिए मांग रही थी और सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ चीज़ें फेस की थी, बहुत कुछ झेला था वहाँ तक जाने के लिए, और वो प्रूफ नहीं कर पाता उस टाइम अपने आप को अगर मैं मेडल आउट होती तो। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिमरन जिस गज्जू नाम का जिक्र कर रही हूँ वो इनके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। उनका नाम है गजेंद्र, और गजेंद्र जी भारतीय सेना में हैं और सिमरन के पति भी हैं और इनके सफ़र के सबसे मजबूत साथी हैं और इनके कोच भी हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने। तो क्या गजेंद्र जी का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मुझे लगता है कि जहाँ आज मैं बैठी हूँ शायद मेरे सपने से भी बहुत बड़ी चीज़ है ये। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगी, और जिस जगह से मैं आई थी शायद वहाँ पे लड़कियों को इतने बड़े सपने देखने का हक भी नहीं था। और मैं तो बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि हाँ, मेरे माँ बाप ने इतना सपोर्ट किया। एक बहुत ही छोटी फैमिली से थी मैं। मेरे फादर जो थे वो 15-16 साल बीमार रहे, बेड पे ही थे। मेरी मम्मी ही सब कुछ करती थी। हम 3 बहन भाई थे, उनको पढ़ाना लिखाना, घर का काम करना, बाहर का काम करना, सब कुछ उन्हीं के ऊपर था। तो वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे कि फाइनेंशली या कैसे भी। तो गज्जू मेरा दोस्त था उस टाइम पे, और वो मुझे देख के बोलता था कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है और तुम अच्छे से क्यों नहीं करती। तो फिर
मतलब मैं कभी कभी कुछ शेयर नहीं करती थी किसी के साथ, पर धीरे 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 वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसका कोई गोल हो। उसने अपने घर वालों से मना किया हुआ था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। फिर अचानक से उसने अपने घर जाके बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो उसके घर वालों के लिए भी सिर्फ ये काफ़ी था कि ये शादी तो कर रहा है। पर किसी को नहीं पता था पहली बार कि मुलाकात कैसे हुई? ग्राउंड में अच्छा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में? नहीं, हमारे मोदी नगर में एक ग्राउंड है। मैं नॉर्मल दोस्तों के साथ वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी। अच्छा, और गजेंद्र भी वहीं मोदी हाँ, नगर से ही उस है? टाइम हाँ, ये भी मोदी नगर से ही है और ये बहुत भागता था टायर लगा लगा के। और सब इसको देख के बोलते थे कि पागल है ये, कि आर्मी की नौकरी है फिर भी भागता है, कि इसके जितना बड़ा पागल हमने नहीं देखा। ऐसे लोग पीछे से बोलते थे, तो मैं भी बोलती थी हाँ यार, नौकरी लगने के बाद कौन भागता है। पर तो मुझे नहीं सिमरन के पता लिए था। तो नहीं भाग रहे थे वो? हाँ, मुझे नहीं पता था इसी पागल से शादी होगी। तो ऐसा शुरू हुआ था और फिर उसने मेरे से पूछा कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। हम्म, तो मैंने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल बताया, जो मुझे लगता था कि शायद मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी, कि मुझे अपनी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है। तो उसने मेरे से बोला कि ठीक है, पर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। मैंने बोला हाँ ठीक है, करूँगी। उस टाइम में मुझे लगा नहीं था कि लड़के चीज़ों को लेके इतने सीरियस होते हैं कि हाँ इसने बोल दिया तो कर भी देगा, क्योंकि बहुत सारे केस मैंने अपने आंखों के सामने उस टाइम देखे हुए थे कि कुछ बोला और फिर बोल के शादी कर ली और फिर उनके बच्चे हो गए, फिर सब छूट गया उनका। हमारी शादी हुई, अगले दिन बोला तैयार हो जाओ, जिम जाना है। मैंने बोला पागल हो तुम, मेरे हाथों पैरों में मेहंदी लग रही है और मुंह दिखाई करने वाले लोग बाहर बैठे हैं और मैं ट्रैक सूट में आ रही हूँ। अरे वो मेरे से ही पूछ रहे हैं बेटा बहू कहाँ है। मैंने तो क्या बोला जवाब मैं दिया ही आप? हूँ। मैंने थोड़ा होल्ड करा, फिर बोला मैं ही हूँ। तो ये तो चला गया वापस कि अब झेलेंगे अपने आप। मुझे जो कराना था मैंने शुरू करा दिया। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ का स्ट्रगल शुरू हुआ वहाँ से कि और बहुओं को भी बिगाड़ रही है और ऐसे छोटे कपड़े पहनती है और इसको देख के और भी जुबान चलाएंगी कि हमें बिगड़ना है। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को देख के और भी स्टैंड ले लेंगी। तो फिर घूंघट की बात आई कि मेरे सर पे आके घूंघट रख दिया कि भाई घूंघट करो। मैंने भी रख लिया। तो गज्जू आया पीछे से, उसने घूंघट हटा दिया, बोलते ये घूंघट नहीं करेगी। तो घर वालों ने बोला क्यों, ये स्पेशल थोड़ी है, सब करती हैं, ये भी करेगी। तो उसने बोला ये स्पेशल ही है, जब ये ओलंपिक में दौड़ेगी तो तुम इसको देखोगे नहीं क्या, साड़ी पहन के दौड़ेगी क्या वहाँ पे। तो मैं हंसने लगी उस बात पे कि ओलंपिक की बात कर रहा है, कुछ भी बोलता है। तो इसने बोला तुम हंस क्यों रही हो। मैंने बोला तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, ओलंपिक। कभी मेरे को रेस देखने में भी घबराहट होती है, उन लोगों की इतनी तेज भागती हैं वो, उनकी बॉडी कैसी और होती है। उस वक्त तब जब आपकी शादी हुई तो क्या नेशनल लेवल वगैरह तो खेल चुकी थी आप? नहीं, स्टेट अच्छा, खेली स्टेट लेवल। उस वक्त इन्होंने ओलंपिक्स की बात कर दी? हाँ जी। तो फिर इसने बोला हंसो मत, मुझे पता है तुम नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं तुमसे करवा दूंगा। तो मतलब वो वर्डिंग कि उसने सोच लिया था वहाँ से कि मुझे जाना ही है। उसने बोला कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूँ ना तो मैं उसको ख़त्म करके ही मुझे चैन आता है, बिना ख़त्म करे मैं रह नहीं पाता। मैं फौजी हूँ, मेरे को एक टारगेट मिल गया और मैं इस टारगेट को पूरा करूँगा। धीरे धीरे वो बोलता गया कि सिमरन हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाएंगे, उसके लिए तैयारी करी। फिर धीरे धीरे सिमरन हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाएंगे, फिर हम पैरालंपिक जाएंगे, फिर हम मेडल लाएंगे पैरालंपिक में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने वो चीज़ बोली, उस चीज़ पे काम करा। मेरी हालत ऐसी होती थी कि मेरी मदर इन लॉ मुझे देख के बोलती थी कि तू मारेगा क्या इसको। उसने बोला था कि इसको सिर्फ 3 ही काम करने हैं, घर में इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको सिर्फ खाना है, दौड़ना है और रेस्ट करना है, बस बाकी सब जो है वो मैं करूँगा। उस टाइम ये आर्मी की ड्यूटी भी देता था, खाना भी बनाता था आके, मेरी मसाज भी करता था क्योंकि लोड होता था वर्कआउट का तो पूरा रिलीज़ करना होता था। और हमारे पास इतने पैसे होते नहीं थे कि हम बाहर जाके 3-4 हज़ार में मसाज कराएं। मसाज कराता। और
सारी डाइट का, पूरे दिन किचन में रहता था। वहाँ से आने के बाद उसको टाइम भी नहीं मिलता था। हम रात को 11 बजे जिम जाते थे और जो लंच टाइम होता था उसमें पहले ही फ़ोन कर देता था कि सिमरन तैयार हो जाओ। हम जुलाई की गर्मियों में मेरी स्पाइक चिपकती थी ट्रैक पे। 2 बजे हम ट्रैक पे ट्रेनिंग करने जाते थे और सब लोग यही बोलते थे कि ये इसको मारेगा, ये फौजी पागल हो गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत चीज़ों के कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। मुझे लगता है कि वो एक उदाहरण है आज के टाइम में कि एक आदमी एक औरत को इतनी ऊपर तक ले जा सकता है। मुझे बताइए कि जिस नई नवेली दुल्हन जो घर में आई हो, उसका पति इतने तरह के सेक्रीफाइसेस कर रहा हो, तो पूरा वो तो घर परिवार आसपास में सब आपके खिलाफ हो गए होंगे कि क्या बदल दिया इसने आते आते। देखो सर, मुझे लगता है कि जब हम कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो समाज कभी साथ नहीं देता। आज हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। हम भी आज ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं, हमने वो कर लिया है, अब उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलना। पर सच्चाई ये है कि उस टाइम पे हमारे साथ कोई भी नहीं था, शायद घर वाले भी नहीं थे। अच्छा। तो प्रूव करना पड़ा अपने आप को। धीरे धीरे सब साथ में आए और जो सो कॉल्ड समाज वाले थे वो आज ये बोलते हैं कि सिमरन जैसी बेटी हमारी भी हो, जो पहले ये बोलते थे कि ये बिगाड़ देगी सबको। तो आप तो कंपटीशन में जैसे जाती हैं सिमरन, तो छोटे छोटे कपड़े पहनने होते हैं, और निकर्स पहनना होता है, वो दौड़ना होता है। जी। और जिस घर में आप शादी करके गई होंगी तो भाई वहाँ पे तो इस तरह की भी बातें होती होंगी, इसके लिए भी तो अपोज किया गया होगा। सब चीज़ के लिए बात होती थी, पर मेरे तक कोई बात नहीं आती थी। अच्छा। वो अपने आप उसको सॉर्ट आउट कर देता था वहीं कि इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उस टाइम पे सबका ये भी था कि इस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। उस टाइम पे उसने अपना एक ज़मीन थी वो बेच दी थी, क्योंकि हमारा एज ए प्रोफेशनल गेम हमारा चल नहीं पा रहा था, उसके लिए पैसा चाहिए था। लोन ले लिया था उसने काफ़ी सारा। तो सब यही बोलते थे कि देखना एक दिन ये बर्बाद हो जाएगा लड़की के चक्कर में, और ये जोरू का गुलाम है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। पर उस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे मुझे लगता है कि 90% आदमियों के ऊपर समाज का बहुत असर पड़ता है कि अरे यार, मेरी बीवी अगर मेरे से ज़्यादा कमाने लगेगी तो मेरी इज्जत नहीं करेगी, या इसकी ये मेरे से ज़्यादा सक्सेस हो जाएगी तो फिर मेरी क्या अहमियत रह जाएगी। उसने ये कभी नहीं सोचा। उसने ये सोचा, जब मेरा मेडल आया था तो वो ऐसे रो रहा था जैसे एक बाप रोता है ना अपने बच्चे के लिए कि अरे मेरी बेटी का या मेरे बच्चे का मेडल आ गया, ऐसे रो रहा था वो। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा खुश नहीं था उस दिन कोई। पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जिस दिन मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा था, अगले दिन मुझे अर्जुन अवार्ड मिलना था और मैं सो रही थी, और वो पूरी रात एक्साइटमेंट में सो नहीं पाया कि सिमरन तुम्हें अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। तो जिस दिन अर्जुन अवार्ड मिला था उस दिन भी उसको कैमरे ने स्पेशल फोकस करा था, इतनी तेज ताली बजा रहा था वो। तो ये मुझे लगता है कि अगर कुछ सीख सकते हैं आदमी उससे तो बिल्कुल सीखना चाहिए। मैं बहुत लकी हूँ। लोग मेरे से बोलते हैं कि तुमने व्रत रखे थे क्या? मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं रखे। एक और चीज़ है, आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे। वैसे तो जैसे मेरी पोस्ट होती है उसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और कुछ कमेंट आते हैं कि देखना ये उसकी तरह छोड़ देगी, अब भी इसको लड़के ने कामयाब करा तो अब ये चली जाएगी। हाँ, और कुछ दिनों पहले कुछ इंसिडेंट ऐसे केसेस आए थे, कोई एसडीएम, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, पर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी डिवोर्स ले रहे हैं, जिनके डिवोर्स हो रहे हैं। तो बोलते हैं कि 5 साल होने दो, अभी हम भी यही हैं, ये अभी इसको मेडल आ गया, ये कामयाब हो गई है, अभी 5 साल के अंदर अंदर चली जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरी शादी को 8 साल हो गए ऑलरेडी। और सबको एक तराजू में रख के नहीं तोलना चाहिए, ठीक है। जिनकी हम बात करते हैं कि उसने उसको छोड़ दिया, उसके बच्चे भी हैं, तो हम उस आदमी की क्यों बात नहीं करते जिसने अपनी वाइफ को भी छोड़ा है, उसके लिए अपने बच्चों को भी छोड़ा है। हम खाली उस लड़की की बात क्यों करते हैं? 2-4 केस हुए और सबको टारगेट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप
मतलब अच्छे कमेंट करते हैं या आदमियों को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, पर आप हर औरत को गलत नहीं कह सकते उसमें। बिल्कुल। मैं इस सवाल पर आगे आता भी, मैं तो रिलेशनशिप को लेकर मैं ज़रूर आप, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कपल्स हैं, मैं इस पे सवाल पे पूछता ही। आपने पहले ज़िक्र कर दिया तो मैं एक सवाल ज़रूर यहाँ पे पूछना चाहता हूँ जी। कि आपको क्या लगता है सिमरन जी कि आजकल के जो रिश्ते हैं, वो देखती होंगी बड़े नाजुक हो गए हैं। तुरंत शादियाँ होती हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, बड़े-बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, आप मैं भी किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो आजकल क्या लगता है कि इतने मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है या इतना भागम-भाग है, उसमें रिश्ते बहुत नाजुक दौर पे तुरंत मतलब अलग हो जाना, इसको लेकर क्या सोचती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है सर, प्यार ही नहीं है सबसे बड़ी बात। सिर्फ अट्रैक्शन में वो शादी करते हैं। अगर प्यार होता तो आप छोड़ ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं एक लड़की के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तो मैं क्यों सुनूं, या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या सब चीज़ अच्छी हैं। कहीं ना कहीं अ, एक पूरे परिवार का मेल होता है। कहीं ना कहीं एक मैंने अपने घर पे बोला कि झूठ भी बोल दिया कि मम्मी मुझे गज्जू ने गुस्सा किया या मेरे को चाटा मार दिया ऐसे। तो मेरी मम्मी अगर मैं सच भी होगा ना तब भी उस पर यकीन नहीं करेंगी। और मैं अपनी मदर इन लॉ से बोल दूँ यही बात कि इसने मुझे ऐसा उल्टा बोला और ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, 100 गालियाँ दे देंगी वो उसको फ़ोन करके। तो मुझे लगता है कि ये दो परिवारों की भी अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरी मम्मी अगर मुझे उल्टा ये बोले कि अरे ऐसे कैसे कर देगा वो, आ जा तू, तो वहां से भी रिश्ते बिगड़ते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक घर वालों की मेंटेलिटी, और सिर्फ हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हम फाइनेंशियली स्टेबल है। नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो क्योंकि आप प्यार करते हो। आप लव मैरिज करके डिवोर्स कर रहे हो तो आपने कैसा प्यार किया फिर। नहीं, तस्वीरें देखी जाती हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं, तमाम तरह की वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कितने हैप्पी कपल्स हैं, और कुछ दिनों बाद ही मतलब फैमिली का तो आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन दो लोगों की लाइफ में भी लगता है कि कितनी खाई है, जो कि शादी के बाद से तुरंत या साथ में रहने के बाद से तुरंत अलग हो जाते हैं। ये सर एक सेल्फ एटीट्यूड है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं हर चीज़ से स्टेबल हूँ, मैं क्यों उसकी सुनूं। कभी वो इस चीज़ को समझ के कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद मुझे इसी थोड़ी सुन लेनी चाहिए, या मैं इसके लिए मैं बदल जाऊँ थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं है कि गज्जू और मैं परफेक्ट थे। मुझे भी बहुत चीज़ों पे गुस्सा आता था, उसे भी बहुत चीज़ों पे गुस्सा आता था, पर हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बदला। तो अगर आप एक दूसरे के लिए नहीं बदल सकते तो वो रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता आज के टाइम में। आपको बदलना ही पड़ेगा एक दूसरे के लिए। जी। और घर वालों का तो उसमें रोल है ही कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, या आपका एटीट्यूड लेवल क्या है, या आपकी ईगो। एक लाइक मेरा हस्बैंड है, उसको इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि वो सरेआम बोलता है कि हाँ मैं सिमरन के पैर भी दबा देता हूँ, या मैं खाना भी बना देता हूँ। वो ज़ीरो हो गई सेल्फी को। और अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल आजकल पैम्पर नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं कि मान लो उनके हस्बैंड ने उनको बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला मैंने कर दिया। वो बोलते कि हाँ मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मुझे लगता है जो आपके लिए करता है उसको आपको पैम्पर करना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं बोलोगे कि थैंक यू सो मच आप मेरे लिए कर रहे हो, या हम उसकी कहीं तारीफ नहीं करेंगे, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा उस चीज़ के लिए कि मैं तो कहीं हूँ ही नहीं। तो आपको आदमियों को भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। अब तो मुझे करना बताइए कि चाहिए। अगर मुझे बताइए कि अगर हस्बैंड ही आपके कोच हैं तो उसके एथलीट को उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? फ़ायदा ये है कि 24 घंटे का कोच है तो आप पूरे डिसिप्लिन में रहोगे। ठीक है। और नुकसान भी यही है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, आइसक्रीम नहीं खा सकते। आइसक्रीम नहीं खा सकते, छोले भटूरे भी नहीं खा सकते।
तो बहुत चीज़ें आपको, और सबसे बड़ी बात मेरे ऊपर तो हमेशा आर्मी के रूल ही लागू हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा एकदम फौजी वाली लाइफ रही है मेरी। 9 बजे आना है तो 9:05 नहीं होने चाहिए। क्या करोगे, 5 मिनट में रेस छूट जाएगी, बैठी रहोगी। एक एक दिन मैं अपने स्पाइक्स भूल गई थी। मेरे को इतना डांटा उस बात पे कि तुम अपने हथियार भूल गई, तुम्हें कोई भी मार देगा। तो हमेशा मेरी लाइफ में तो फौजी वाले रूल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कामयाबी का भी वही मतलब है आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, कि मैं मेरी लाइफ में डिसिप्लिन रहा है। वरना मैं खुद होती तो चली जाती दोस्तों के साथ, चलो घूमने चलते हैं, कोई नहीं आज मोमोज खा लेते हैं, कोई नहीं आज कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। पर वो चीज़ नहीं रही। कभी रक्षाबंधन पे घर नहीं गए, कभी दिवाली पे घर नहीं गए, किसी की शादी में नहीं गए, किसी घर के फंक्शन में नहीं गए। शुरू शुरू में बहुत रोती थी, बहुत दुख होता था इस चीज़ के लिए। दिवाली का मुझे याद है, मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था, वो मेरे को उसने मुझे रुला दिया था, पर गोलगप्पे नहीं खिलाए थे। तो त्याग है सर, आप कुछ भी बड़ी चीज़ करोगे तो आपको त्याग करना पड़ेगा। कुछ भी बड़ी चीज करोगे तो त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा त्याग। तो गोल की बात आपने की, मुझे बताइए कि जो जिस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करती हैं उसमें आता है कि 200 मीटर और T12। ये T12, T13, T11 का मतलब क्या होता है? ये सर ब्लाइंड कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। T11 वो होती है जो फुल ब्लाइंड रहते हैं, जिनको कुछ नहीं दिखता। और T12 वो कैटेगरी होती है जिसमें गाइड आपका ऑप्शनल है, कि आप गाइड लेके भाग सकते हो या आप अकेले भी भाग सकते हो, जिनको 4-5 मीटर तक का दिखता है और वो अपने काम खुद से कर सकते हैं। और T13 वो होते हैं जिनको 10-12 मीटर तक का दिखता है और वो अकेले ही भागते हैं, उनके लिए गाइड अलाउड नहीं है। तो ये ब्लाइंड कैटेगरी है 3। आप T12 में हैं? जी मैं T12 में हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, मेरी एक व्यक्तिगत जिज्ञासा है इस सवाल को लेकर कि जब हम आपका रेस जब देखते हैं तो आप अपने वो लेन में भाग रही होती हैं और आपके गाइड भी होते हैं साथ में, लेकिन ना आप ना बिल्कुल मतलब बेतहाशा भाग रही होती हैं, मतलब एकदम कुछ अलग ही होता है। आपको क्या दिखाई क्या देता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब भाग रही होती हैं? आपका एम क्या होता है? सर मेरा एम राष्ट्रगान रहता है। मेरे को पोडियम पे जो हम बीच में खड़े होते हैं ना, गोल्ड पे राष्ट्रगान बजता है और वो पूरे स्टेडियम में गूंजता है। और जितने भी इंडिया के या मतलब इंडिया के लोग देख रहे होते हैं, मेरा उससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं है लाइफ में। एक खिलाड़ी के लिए आप बीच में पोडियम पे खड़े हो, राष्ट्रगान बज रहा है, सब शांत है, मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलता है कि मुझे राष्ट्रगान बजवाना है। मेरे को पैरालंपिक के ब्रॉन्ज मेडल पे खुशी हुई थी, पर सेटिस्फेक्शन नहीं था कि राष्ट्रगान नहीं बजा। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड भी यही बात बोलते हैं और मुझे भी यही लगता है कि हम तब तक गेम नहीं छोड़ेंगे जब तक राष्ट्रगान नहीं बजेगा। अच्छा। वो बोलता है तुम बुढ़िया हो जाना, पर मैं तुम्हें गेम नहीं छोड़ने दूंगा। तो सर एक गोल है, वो सपना है, और हर बड़ी चैंपियनशिप में वही सपना रहता है, वही दिखता है बस। मुझे लगता है हर खिलाड़ी का वही सपना होता है। बिल्कुल। आपके जो गाइड रनर हैं उनका नाम शायद अभय सिंह है। उमर सैफी। उमर सैफी। और पेरिस पैरालंपिक में कौन थे? वो अभय सिंह था। अच्छा, अब वो आपके साथ? वो अभी नहीं है एक्चुअली, वो मतलब रिलायंस में है, वो रिलायंस उड़ीसा में। अच्छा। तो उनके कोच ने बोला कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेरे को वहाँ पे खाना वगैरह कुछ सूट नहीं होता वहाँ का, और उन्होंने उसको यहाँ पे भेजा नहीं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे यहाँ पे, आपको आना ही पड़ेगा। और कुछ कोच का भी कुछ प्रॉब्लम था कुछ, पर ठीक है। खुलकर कह सकती हैं आप, हम लोग कैंडिड कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कुछ उसमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं, आप कुछ कहना चाहें तो फिर मतलब यही था कि हम उड़ीसा में जाएं और उनके पास ट्रेनिंग करें। तो मुझे उस चीज़ में मतलब कंफर्टेबल नहीं है। मेरे को जो मैं वर्कआउट करती हूँ उसको मेरे कोच को जो मेरे कोच हैं उनको ज़्यादा मेरी बॉडी का पता है और मेरी परफॉर्मेंस वहाँ से आती है। और मैं सच बताऊँ, उनसे ज़्यादा मेरे को ट्रस्ट भी नहीं है किसी के ऊपर।
तो उनकी शर्त ये थी कि तुम यहाँ पे आके ट्रेनिंग करो या मेरा वर्कआउट चलेगा। तो फिर वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाकी अभय के और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ कोच का वो था। और हाँ, फिर मैं इसीलिए बात पूछ रहा था कि मैं देखा था कि जो जब आपका गेम कंप्लीट हुआ, रेस कंप्लीट हुआ और अभय को जब पता चल गया कि आप, तो वो तिरंगा लाकर एकदम आपको पीछे से एकदम उनका खुशी से उनका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ था। नहीं मतलब जो नहीं, खुशी बिल्कुल आपको थी उसी तरीके से खुशी अभय को भी थी। वो मेरे छोटे भाई जैसा है और हमारी बातें भी होती हैं आपस में। पर वो यही है कि हम उससे रिलायंस में ही जाके मिले थे। और फिर उसके बाद उसने भी बोला कि दीदी मुझे अपना खुद करना है, अभी मैं फोकस करना है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं उस टाइम पे काफ़ी परेशान हुई थी कि शायद सब मुझे बोल देंगे कि ये गाइड चेंज कर लेती है, या मतलब बहुत लोगों ने मेरे से आगे बोला भी कि तुम्हारा अभय गाइड था, अब तुमने चेंज क्यों कर लिया। पर मुझे लगता है कि मैं अब हर किसी को सफाई दूंगी तो मैं ट्रेनिंग कब करूंगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है उम्र जो है वो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी। और वो हमारे ही मतलब मोदी नगर के पास का ही है। अभय जो था वो काफ़ी दूर का भी था। तो मैंने उमर से पहले ही बात करी कि देखो हमें लॉन्ग टर्म चलना है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि गाइड के साथ टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी होती है, हमें बहुत बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कभी कभी सालों लग जाते हैं कॉम्बिनेशन बनने में। हाँ, मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि वो कैसे रिदम, वो सब कुछ कैसे आप लोग बनाते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक गाइड ये का? अगर गाइड कुछ भी गलती करेगा तो आप डिस्क्वालीफाई होगे। अच्छा। दोनों की मतलब आप ये मानो कि 50-50 बॉडी होगी दोनों की। किसी की भी गलती की गुंजाइश है ही नहीं उधर। अगर वो स्टार्ट पहले ले लेगा तो डिस्क्वालीफाई। वो टीथर होता है जो हाथ में पकड़ता है, वो उसके हाथ से छूट जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वो पहले फिनिश कर देगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं इसके अंदर। पर टचवुड हमने जल्दी कवर किया है ये सब। और वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो भी बहुत फील करता है मेडल को, सीखता है चीज़ों को। और उसको देख के सब यही बोलते हैं कि ये अभय है क्या, क्योंकि दोनों सिमिलर से दिखते हैं। अच्छा। हाँ, दोनों के घुंघराले बाल है, वो थोड़ा लंबा है उससे बस। तो होता है, अभी कंपटीशन में गए थे सब उसको अभय अभय कर रहे थे। अच्छा, मेडल भी जो पहनाया जाता है वो दोनों लोगों को पहनाया? दोनों को पहनाया जाता अच्छा, तो अभय को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। होगा? ब्रॉन्ज मिला था उसको, गोल्ड भी मिला था गोल्ड प्रीति? वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अच्छा, जब आपको आया था तब? हाँ जी। ओके 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 ओके। तो और मुझे कैसी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो हमेशा कम ही लगती है कि अभी कम है। और कंपटीशन के पास आके भी ये लगता है कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो और तो कर ज्यादा लेते। अच्छे से तैयारी कर ली हाँ होती। जी। तो ऐसे होता ही है। अभी हम शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं। मेन अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर उसके बाद एशियन गेम, फिर उसके बाद LA 2028। मेन तो LA ही है। तैयारी तो उसकी चल ही रही है। और मेडल का रंग बदलना है? बिल्कुल सर, जान लगा देंगे इसके लिए हम। इसके लिए जान दे देंगे हम। आप अक्सर आपके रील्स में, आपके वीडियोस में देखा जाता है कि जब आप रनिंग के लिए जाती हैं तो कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं कैसे ये जो ट्रैक है इसको मैं उखाड़ दूं, इसको लगता है कि उखाड़ दूं मैं। क्या जोश होता है आपके अंदर? वही सर, राष्ट्रगानी जोश होता है दिमाग में। वही चलता है कि यार अगर एक भी रेपिटेशन छोड़ दी, कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है लास्ट में कि इससे अच्छा मौत है, मार दो इससे अच्छा। वॉमिटिंग हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, लेफ्ट राइट चल रहे होते हैं पैर, कुछ हिम्मत नहीं होती। कोच जबरदस्ती खड़ा करता है कि शायद इस लास्ट रेपिटेशन से ही मेडल आएगा। तो बस दिमाग में वही चीज़ रहती है सर कि अभी तो नहीं रुकना। अच्छा, मैंने देखा है कि हर खिलाड़ी के ना जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो इंजरी, खास करके उनके जीवन में कि इंजरी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना जब वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। और भारत में शायद उस तरह की अपने यहाँ इंजरी को लेकर उस तरह की शायद सुविधाएं, वो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया जब
बिल्कुल आया सर। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2023 में हम पेरिस में ही थे और मेरी फ्रंट मसल टूट गई थी वहाँ स्टार्ट लेते ही। मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई करके गई थी और मेरी क्वाड मसल्स में 5.8 सेंटीमीटर का गैप आया था। जस्ट हमने एमआरआई कराया था। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी की मेंटल सिचुएशन उस टाइम ऐसी रहती है। क्यों मैं मुझे लगा कि मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ और मेरी जो मेन गेम था उसमें मेरी मसल टूट गई। तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। अगर उस टाइम पे प्लेयर के साथ कोई सपोर्टिंग स्टाफ या उसका कोच या कोई ना हो तो वो शायद सच में मर जाए। तो उस टाइम पे हालत वो रहती है। 2-3 दिन बाद होश आता है कि हाँ हम दुनिया में हैं, ठीक है आगे करेंगे। उसके बाद होती हैं सर चीज़ें। पर वो जो 2-3 दिन हालत रहती है, मुझे पता है कि मेरी हालत क्या थी। मैं वहाँ एक टांग से भागी थी। फिर मैं वहाँ पे जब मेरी मसल खिंच गई थी, एक टांग से भागी थी। एमआरआई हुआ, इतनी बड़ी मसल टूटी हुई है, जगह जगह खून, मतलब मसल के अंदर खून निकल रहा था, बाहर नहीं अच्छा। दिख रहा था वो जो एमआरआई में दिख रहा था। और डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ये सर्जरी होगी और 8 महीने तो नहीं चल सकती है। पर मुझे लगता है कि हम दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हो सकता है। मैं 3 महीने बाद एशियन गेम गई, मैं भागी, मेरे 2 सिल्वर मेडल आए वहाँ पे। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। मैं रोज यही बात कहती, कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं, मेरी मसल रिकवर हो गई है, मेरी मसल रिकवर हो गई है। और जब मैंने 1 महीने बाद दिखाया तो मेरी मसल रिकवर हो गई थी बिना सर्जरी के। हम दोनों का फैसला यही था कि सर्जरी नहीं करानी। तो सर मुझे लगता है कि मेंटल पावर वो है, सच में है, आप कुछ भी कर सकते हो उससे। क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में करा है वो। तो एक खिलाड़ी जो होता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, इतने तरह के चुनौतियों, इतने तरह के परेशानियों से गुजर कर तब देश के लिए मेडल लेकर आता है। ये तो मतलब इसको मुझे लगता है कि मेडल को तो सब लोग देखते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। उस पे मुझे लगता है सर जाएगा भी नहीं किसी का क्यों? ध्यान। क्योंकि ये हम सिर्फ बात कर सकते हैं उसके लिए। और ये मुझे नहीं लगता ये चीज़ कभी चेंज होगी। आपने कभी ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट देखा है कि कोई किसी को ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट कर रहा हो, या नहीं। कोई बहुत गरीब खिलाड़ी है, उसको उसके अंदर टैलेंट है, उसको किसी ने सपोर्ट कर दिया होगी, कोई बात नहीं तुम चलो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। बने बनाए खिलाड़ी को सब सपोर्ट कर देते हैं और हम सब कुछ सरकार के ऊपर ही डाल दें, वो भी ठीक नहीं है। हम ये बोले कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें खुद भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो मतलब हमारे इंडिया में स्पॉन्सर्स की कमी नहीं है, पर सबको बना बनाया चाहिए। प्रॉब्लम ये है। मुझे याद है सर, हम 2019 में पंचकुला में थे और मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया था और मैं 9th रैंक पे थी उस टाइम पे। तो हम 5,000 के स्पॉन्सर के लिए पूरे चंडीगढ़ में घूमे, हर एक कंपनी में 5,000 के स्पॉन्सरशिप के लिए? 5,000 के स्पॉन्सर के लिए कि एटलीस्ट मेरा प्रोटीन आ जाए। क्योंकि उस टाइम जब हम कुछ कर रहे होते हैं प्रोफेशनल चीज़ें, तो हमें फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आती है, हर किसी को, कोई भी कर रहा होगा। तो सर 5,000 का स्पॉन्सर नहीं मिला था इतनी सारी कंपनियों में, 20 कंपनियों में, किसी ने, एक बंदे ने भी आगे आके सपोर्ट नहीं करा। ये भी सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जागरूकता आएगी कभी इसके लिए। मैंने वो चीज़ें फेस की है। मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, नहीं, बिल्कुल आप कह पर सकते हैं। और अभी मेरे पास सब कुछ है। अभी शायद मैं किसी भी कंपनी में जाऊं तो स्पॉन्सर मिल जाए। पेरिस ओलंपिक के बाद से तो आपके पास एक तो 5,000 का आप इंसिडेंट याद करें जब आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था। जी। पेरिस ओलंपिक के बाद तो मुझे लगता है कितने लाख तक का मिला होगा आपको स्पॉन्सर? नहीं, बता ही दीजिए। मेरा कोई बजट नहीं है, मुझे जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। देखिए, और कई सारी कंपनियां तो पहल की होंगी कि आप। कंपनियां आती हैं, पर मैंने कभी किसी कंपनी को लिया नहीं।
मुझे वो कंपनी वाला याद है ना, क्योंकि और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एथलीट की मदद कर पाऊँ, क्योंकि शायद जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ वाला कोई करे। मुझे पता है मैं पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकती, या मैं पूरी दुनिया की मदद नहीं कर सकती, मुझे पता है। पर जो मेरे आसपास है मैं उनकी तो कर सकती हूँ। हमारे पास प्रीति आई, तो मतलब उसको भी जितने भी एथलीट आए हमारे पास, प्रीति आई, चिराग आया, या और भी एथलीट हैं हमारे पास, तो मेरा हमेशा फोकस ये रहा है कि जो चीज़ मैंने फेस करी है वो मैं इन्हें ना करने दूँ। और सच में उन लोगों को वो चीज़ तुरंत मिल गई जिसके लिए मुझे 5-6 साल लगे। तो सर मेरा यही टारगेट है, और अगर आप कुछ बन जाओ और आप किसी की मदद ना करो तो फिर आप बेकार हो, फिर आपके आपकी ज़िंदगी बेकार है, फिर मुझे ऐसा लगता है। आप सीनियर किस बात के हो अगर आप अपना एक्सपीरियंस ही नहीं बांटोगे तो, या आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो। पुराना टाइम हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपका पुराना टाइम होता है, जहाँ से आप उठ के आए हो, जो आपने फेस किया है, अगर आप उसे भूल जाओगे तो आपकी कामयाबी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए कभी अपने अंदर, एकदम ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, मेहनत करते रहो। और मुझे लगता है कि भगवान का शुक्र है कि भगवान ने आपको देने वालों में से बनाया, लेने वालों में से नहीं बनाया। तो मुझे बड़ा, मतलब मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का इस चीज़ में कि भगवान आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ। हम आगे आने वाले टाइम में अकेडमी भी खोलेंगे, तो भी हमारा यही टारगेट है, कुछ तो करेंगे। अभी आपने आपने कामयाबी का जिक्र किया, आपकी इस कामयाबी में आपके पिताजी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? पिताजी देखिए, कई तरह की चीज़ें होती है, आपको पता है कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल तो होता ही है, लेकिन मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपके फादर का क्या रोल रहा मुझे आपकी याद कामयाबी? है मेरा 2019 में ग्रैंड प्रिक्स में मेडल आया था। हम्म। तो सिर्फ अकेले इंसान मेरे पापा थे जो रोए थे उस मेडल पे। मैंने उनके गले में मेडल पहनाया था, वो बीमार थे उस टाइम पे। मैं छोटी सी थी जब पापा बीमार रहने लगे थे। मुझे बहुत धुंधली धुंधली यादें हैं उनके साथ में, जो थोड़ा बहुत कुछ याद है। और मेरे को उनको मेरे से इतना अटैचमेंट था कि जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था 2019 में, और वो मेरी फ़ोटो अपने बराबर में रख के सोते थे कि मेरी बेटी मेडल लाएगी पैरालंपिक्स में, ऐसे। ये बात कहते थे वो? बिल्कुल, वो बोलते थे कि ये, मतलब उनको पैरालंपिक्स का तो पता नहीं, पर वो ओलंपिक बोलते थे कि मेरी बेटी ओलंपिक में मेडल लाएगी। और लास्ट टाइम पे वो मेरे से बात करना चाह रहे थे, और मेरे को जब भी मैं उनसे बात करती थी मैं 3-4 दिन तक सो नहीं पाती थी। तो वीडियो कॉल करते थे वो। तो मैंने उनसे बात करी थी, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई हुई थी, और मेरा हीट में मतलब मैंने अच्छी रेस लगाई थी कि मेरा फाइनल में उस टाइम पे मेडल आता। मैं हमेशा टाइम तोड़ती हूँ कि मतलब फाइनल में इससे अच्छी लगाऊंगी, ऐसे। पर मैंने हीट के बाद अपने पापा से बात करी, और मैं इतना टूट गई थी उस वक्त कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इनको कुछ हो गया तो घर वाले मुझे बताएंगे नहीं कि कुछ हो गया है पापा को, ऐसा। मेरा मेडल नहीं आया फिर फाइनल में। मैं फाइनल में भागी, मैं ब्लॉक पे, मैं गन की आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी कि मैं और लोगों को देख के भागी कि अच्छा ये भाग गए हैं, तो तब मैं भागी। बहुत अटैचमेंट था पापा से, अभी भी है। दुख इस बात का है कि उनके लिए कुछ कर नहीं। कोई बात। गलत टॉपिक छेड़ दिया। पानी तो आपको। दुख इस बात का है कि जब मैं करने लायक हुई तब वो थे नहीं। लेकिन ये भी तो देखिए ना सिमरन कि आपने जो किया है,
आपके अपने पिता तो नहीं देख पाए, लेकिन देश की मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों बेटियों के पिता ने इससे कितना इंस्पायर हुआ होगा, उनका सीना कितना गर्व से पड़ा हुआ होगा, कितनी बेटियां इनसे प्रेरित हुई होंगी और उनको कितना हौसला मिला होगा। तो आपके पिता जो इस दुनिया में नहीं है, इस बात को जहाँ से भी वो देख रहे होंगे कितना खुश होंगे। चलिए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, बहुत ये गंभीर हो जाएगा। मुझे बताइए कि आपके अपने पति से, एक कोच साहब से ऐसी क्या दिक्कत है कि आपने पीएम तक शिकायत कर दिया इनकी? नहीं नहीं वैसा नहीं था वो। मुझे लगता है मैं सोचती कम हूँ बोलते हुए, तो मैं तो नहीं, थोड़ा अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की हूँ। हाँ, तो तो बताया। मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि नहीं, जितना अच्छा ये दिखता है उतना है भी नहीं, अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। तो मतलब वो जानते थे पहले से ही हमको, तो इसलिए उन्होंने एकदम से मुझे उठा लिया कि क्यों सिमरन सही बोल रहे हैं ऐसे करके। सिमरन तो मैंने बोला नहीं सर, अभी ये सुबह बोल रहा था कि तुम्हें 1 ही वीक का रेस्ट मिलेगा। हाँ। पहले रेस से पहले बोल रहा था कि 2 महीने 1-2 महीने रेस्ट करना। हम्म। तो उसने मुझे बोला कि ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। हम्म। तो इसलिए मैंने बोला था कि ये इतना भी अच्छा नहीं है। तो बोल रहे खाना नहीं मिलेगा तेरे को। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो मैं उसके बाद बोलने वाली थी कि खाना यही देता है। खाना मैं नहीं बनाती, खाना ये बना। वही देता है, अगर वो नहीं देगा तो मुझे नहीं मिलेगा। पीएम से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा। हम शुरू शुरू में डर रहे थे कि मतलब प्रधानमंत्री से मिलने देश के जा रहे प्रधानमंत्री से हैं, मिलना है। नर्वस थे सब। पर वो इतना कंफर्ट कर देते हैं ना सबको, कि बिठा दिया सबको एकदम, दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा वीडियोस में, क्यों सिमरन अब इसको खाना नहीं मिलेगा, या और किसी से भी। तो बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं कि जिसको जो पूछना है वो पूछो, और सबके पास माइक रहता है, जिसको जो क्वेश्चन करने होते हैं वो करता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का एक अलग लेवल है अभी इंडिया में। 2016 के बाद बहुत कुछ बदला है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं यूपी से हूँ, तो अभी हमें पीसीएस की जॉब मिली है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। Thank you. कौन सा रैंक? डीएसपी? नहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी। क्या बात है भाई। तो ऑफिस वगैरह गई आप? फॉर्मली जो ज्वाइनिंग होती है वो हो गई है ज्वाइनिंग? नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। योगी जी देंगे अभी ज्वाइनिंग लेटर। पर बाकी सारी फॉर्मेलिटीज सब हो गई है। हम 5 खिलाड़ी हैं यूपी के जिनको जॉब मिली है। प्रवीण भैया को डीएसपी मिली है, और प्रीति पाल को बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और मेरे को जिला पंचायत राज अधिकारी, और एक हॉकी वाले भैया हैं जिनको मिली है। तो इस पद के लिए तो भाई यूपी के लड़के कितना तैयारी, कितना पढ़ाई, कितने एग्जाम्स देते हैं। हाँ, तो अभी मतलब हमें भी सरकार ने बोला है कि तुम जितना मेहनत करते हो कि तुमने पढ़ाई में मेहनत नहीं करी, तुम स्पोर्ट्स में करो, हम तुम्हें जॉब देंगे। वो अभी पैरालंपिक्स के लिए निकली, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट के लिए निकली है ये जॉब। अभी आगे आगे वो एशियन गेम्स मेडल वालों को भी दे रहे हैं, नेशनल वालों को भी दे रहे हैं। तो सरकार काफ़ी सोच रही है खिलाड़ियों के बारे में। बस मैं यही चाहती हूँ कि खाली सरकार नहीं, सबको सोचना चाहिए। हर किसी, ज़रूरी नहीं है खिलाड़ी के बारे में, जो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप हो करने वाले और आप नहीं कर रहे तो आपके जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। सिमरन, आपके अभी जो भी आपका जीवन काल, आपने जितना भी, जो भी आपकी उम्र है, इसमें मुझे बताइए ऐसा कि जब आपको पहली दफ़ा एहसास हुआ हो कि आप विजुअली इम्पेयर्ड, सोसाइटी ने या किसी व्यक्ति ने ऐसा एहसास कराया हो, वो पहला वाकया कौन सा था? पहला तो बचपन में ही कभी हुआ होगा, क्योंकि मेरे को बाय बर्थ प्रॉब्लम है जी। मेरे को नहीं पता सही कैसा दिखता है प्रॉपर। बचपन से ही है ये चीज़। और सोसाइटी नहीं, कुछ अपने घर वालों को छोड़ के जो परिवार वाले होते हैं वही, कि किधर देख रही है, किधर बात कर रही है, और नए नए नाम रख देते थे।
उंगली दिखाते थे आंखों के आगे, कितनी है ये, 1 है 2 है, ऐसे। उधर किसको देख के हंस रही है, सीधा देख। तो बहुत सारी चीजें थी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया था मेरे अंदर से। एक तो आपने देखा होगा गरीब बच्चे के अंदर वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कभी, और अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो उसके रिश्तेदार खत्म कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें थी सर, ऐसा नहीं है। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जो थोड़ा स्टेबल रहते हैं, फाइनेंशियली ठीक हैं, उनके बच्चों के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े लिखे रहते हैं, सोसाइटी एक अच्छी रहती है, उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं बेटा तुम डरो मत। हमारा बचपन ऐसा नहीं था। हमें तो कोई नहीं, बड़े हैं बोल दिया, कोई बात नहीं। मेरे बच्चों को कोई बोलेगा तो मैं उनको जवाब दे दूंगी कि आपने कैसे बोला। हमारे टाइम पे नहीं होता था कि कोई नहीं, बड़े हैं बोल दिया, पर उनको ये नहीं पता कि बच्चे के दिल पे बात क्या लग रही है, वो आगे आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। किसी ने कभी कोशिश नहीं करी घर वालों के अलावा कि ये आगे बढ़े, और आज भी खुश नहीं है कि मतलब मैं जहाँ हूँ वो उस चीज़ से आज भी खुश नहीं है कि कैसे मतलब हाँ ये बिल्कुल मुझे एक बात बताइए जी। कि सोसाइटी की आपने जिक्र की, एक लड़की है जिसको साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन है, विजन उस तरीके से क्लियर नहीं है, और वो लड़की चूज करती है कि मुझे दौड़ना है, रेस करना है। ये कैसे आपने चूज किया? कुछ दूसरा कुछ चूज करती हैं आप, कुछ दूसरे किसी फील्ड में जाती हैं आप, काम ही आपने एकदम चुनौती भरा चुन लिया? ये कैसे ख्याल आया कि दौड़ना है? ये मैं स्कूल गेम में जाती थी, स्कूल में हम दौड़ते थे, तो मेरा पहले बारे में ही गोल्ड मेडल आ गया वहाँ पे जब मैं भागी। तो मेरी दोस्त जो थी सब उन्होंने बोला तू बहुत तेज़ भागती है, तू प्रैक्टिस किया कर। फिर एक और चीज़ थी, जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनको मैं अच्छी नहीं लगती थी, तो वो बात बात पे कि हर जगह सिमरन क्यों जाती है, हर जगह सिमरन को ऐसा क्यों होता है। उनकी कुछ बातें लग गई दिल पे कि मैं एक बार गई थी स्कूल गेम्स में, मेरा वहाँ मेडल नहीं आया था, तो मैंने वहाँ से तय किया था कि मैं अगले साल इसी गेम में जाऊंगी और मेडल लाऊंगी, और इनको मजबूरी में मुझे सम्मानित करना पड़ेगा। अच्छा। और मैं अगले साल गई, मैंने 1 साल ट्रेनिंग की, अगले साल गई, मेरे 5 गोल्ड मेडल आए उधर। और उन्होंने, हमारे स्कूल में 5,000 स्टूडेंट थे। एक गेम में 5 गोल्ड मेडल? हाँ, 100, 200 लॉन्ग जंप और रिले, 100 और 400 रिले। तो मैं सब में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे 5 गोल्ड आए उधर। और उसके बाद उन्होंने 5,000 बच्चे थे, सबके सामने प्रेयर में मेरे को मेडल पहनाया, और उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ सिमरन जैसी और भी बने। वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। वहां से मतलब एक मोटिवेशन मिल गया हाँ कि जी। अब तो भागना ही है। जी। इन दिनों आप जब ट्रेनिंग सेशन कर रही होती हैं, जब जिमिंग कर रही होती, तो कान में हेडफोन लगा होता है, कौन से गाने सुनती हैं आप? मैं मोटिवेशन गाने नहीं सुनती। आप मेरे गाने सुनोगे तो हंसोगे। बताएं बताएं, दर्शक जानना चाहते होंगे। वो है ना, भोजपुरी गाने होते हैं? नहीं नहीं, हाँ। कुछ भी, बस तड़क भड़क वाले गाने होने चाहिए। हाँ, जैसे ऐसे कौन कौन से गाने पंजाबी होते गाने चल जाते हैं, डोल जगी रोदा। या वो वाला गाना ना, मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मन्नू। हैं? और एक्चुअली मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मोटिवेशन वैसे ही बहुत बहुत रहता है। और तो रिलैक्स करना होता है बॉडी को, हंसो थोड़ा, डांस करो। हर टाइम सीरियस रह के आप चीज़ें नहीं कर सकते। तो मुझे पसंद है, मैं जिम में फुल वॉल्यूम में गाने बजते हैं, मैं नाचती भी रहती हूँ बीच में, हम ट्रेनिंग भी करते हैं। कभी कभी कोच भी परेशान हो जाता है कि एक्सरसाइज करो, नाचो मत। तो मेरे को ऐसे मोटिवेशन गाने को कंपटीशन से पहले मैं सुनती हूँ। कंपटीशन से पहले जैसे रेस होने वाली है तो मैं सुनूंगी वो रुकना रे बंदिया, वो वाला गाना है ना, तो वो वाला मैं गाना सुनती हूँ, कुछ अटैच होता है मुझे। अच्छा, मतलब किसी भी बड़े इवेंट्स में होती हैं तो ट्रैक पे जाने से पहले गाने कुछ सुन रही होती हैं? एक गाना ही सुनती हूँ बस यही। अच्छा। आपके जो कोच हैं, जो आपके हस्बैंड हैं गजेंद्र जी, क्या ये आपके
मतलब ये पर्सनली सारी चीज़ें ये करते हैं कि इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है? नहीं, पर्सनली ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने नहीं, एक्चुअली है ऐसा कि वो पिछले 8 साल से मेरे कोच हैं। ठीक है। अभी और भी स्टूडेंट हैं उनके। एक रूल बनाया गया था पैरा में कि पहले कुछ मतलब जो कोच को मेडल के जो प्राइज मनी मिलती थी उसका, वो उसका मतलब पिछले टाइम में कुछ मिसयूज करने लगे लोग, कि जैसे उनके कोई कोच थे तो उन्होंने लास्ट टाइम पे अपने भाई का नाम लिखवा दिया या अपने फादर का नाम लिखवा दिया, जिससे कि फाइनेंशियली चीज़ें उनको मिल जाए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि आपका जिससे ब्लड रिलेशन है उसको मतलब नहीं मिलेगा जो प्राइज मनी है, या अच्छा। आपके हस्बैंड है। हम्म। पर मुझे लगता है कि जो ये रूल बनाया था ये इसलिए बनाया था जिससे इस रूल का मिसयूज ना हो। हम्म। अब जो जेन्युइन है उसको तो मिलना चाहिए, इसलिए आज तक कभी भी मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, एशियन गेम में है, पैरालंपिक्स में है, आज तक मेरे कोच को एक भी पैसा नहीं मिला सरकार से, जो कि सब कोचों को मिल गया है। सिर्फ मेरे कोच ऐसे हैं जिनको नहीं मिला, वो भी इस वजह से कि वो मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे लगता है कि ये रूल इसलिए था जिससे इसका मिसयूज ना हो, पर जो जेन्युइन है उनको तो मिलना चाहिए। सबको पता है मेरा कोच कौन है। हम्म। अच्छा, जब हम लोग इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो हमने डाला ये जानकारी सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने पूछा कि सिमरन से जरूर ये पूछिए कि दौड़, जिम, ट्रेनिंग के अलावा सिमरन शर्मा की दुनिया कैसी है, क्या है? दुनिया बहुत अच्छी है, मेरे को ऐसे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है ना, घर वाले देते हैं और घर वाले भी इस चीज़ को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ वो गेम कर रही है। कभी भी हम खिलाड़ी को टेंशन नहीं दे सकते, अगर हम उसको टेंशन देंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छा। तो सब कुछ अच्छा है। मुझे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना, मूवी वगैरह सब, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। बाकी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है इन चीज़ों के लिए वो बात अलग है। सिमरन शर्मा अगर रेस नहीं कर रही होती, एथलीट नहीं होती, तो क्या होती? मैं डांसर होती। अच्छा, डांसिंग का शौक है आपको? हाँ, मुझे डांस करने का, और पहले गाना गाने का भी था, अब तो नहीं है। अब फिर आप मेरे से बोल दोगे गा के सुनाओ, तो इसलिए मैंने बोल दिया अब नहीं है। लास्ट फिल्म कौन सी देखी आपने? लास्ट फिल्म कुछ हॉलीवुड देखी थी, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा। जिसमें वो सब एआई का वो रहता है, सब परी जैसे रहते हैं, कौन सी थी? अभी इन दिनों बॉलीवुड की कोई वेब सीरीज या हिंदी सिनेमा में ओटीटी, ऐसा कुछ आपने ओटीटी पे कुछ देखा? नहीं, मुझे शो पसंद है, द कपिल शर्मा शो, या भाभी जी घर पर है, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं इन्हीं को देखती हूँ बस। अच्छा, मतलब कॉमेडी शो हाँ, ज्यादा? कॉमेडी शो पसंद है मुझे। अच्छा। बाकी मुझे एक्शन या रोना धोना वाला वो सब पसंद नहीं है। हम्म। कभी ऐसा हुआ कि मन नहीं था ट्रैक पर जाने का और आपने बहाना मार दिया? पहले हुआ था, अब तो नहीं होता। अच्छा, क्या बहाना? पहले बहुत होता था। किस मेरे तरह पैर में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा चल जाता था, पर वो छोड़ता फिर भी नहीं था। उसको पता चल जाता था बहाने मार रही है। तो वो देखिए, ये बोलता तो था, नुकसान है ना कि हस्बैंड इस तरह का जो सब कुछ जानता हो, हाँ और वो कोच भी बोलता था आपका। ठीक है 2 घंटे का रेस्ट ले लो फिर करते हैं वर्कआउट। और ज़्यादा दर्द बता दी तो ठीक है दर्द की गोली ले लो, मैंने कहा, नहीं गोली नहीं लूंगी। तो वो पकड़ लेता है, बहाना मार के फायदा नहीं है। अच्छा, एक सवाल बताइए मुझे सिमरन कि ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स होता है, तो आपको भी क्या ऐसा लगता है क्या कि आज भी पैरालंपिक्स के जो मतलब पैरालंपिक्स जिस तरह का स्पोर्ट्स इवेंट है या पैरालंपियन है, ओलंपिक्स की तुलना में इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो या इस तरह का वो नहीं दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ओलंपिक वाले हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, जो पैरालंपिक्स वाले हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। और हम आपस में मोस्टली सबको जानते हैं और सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। ये है कि दिखाया क्या ज़्यादा जा रहा है। अब जिसको आप ज़्यादा दिखाओगे ऑब्वियसली पब्लिक उसको ज़्यादा देखेगी। तो बस
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिखाने की ज़रूरत है कि पैरालंपिक्स भी है, या इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप से उस पर बहुत असर पड़ेगा। कि जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है तो लोगों को पता चलेगा कि पैरा एथलीट होते हैं, पैरालंपिक्स होता है, पैरा में गेम होते हैं। अभी ये जागरूकता थोड़ी कम है और ये बढ़ेगी तो मुझे लगता है सब लोग जानेंगे, इसमें किसी की गलती नहीं है। बस दिख वो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो अभी दिखते कम है। ये मेरा मानना है। बाकी खिलाड़ी सर सब बहुत मेहनत करते हैं, हम किसी को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमें कुछ इस बारे में बोलना चाहिए। एक कोई लड़की हो जो विजुअली इम्पेयर्ड लड़की हो, उसको आप एक लाइन में या कुछ भी कहना चाहती हैं तो उसको क्या कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं क्या बोलूँगी जो कुछ वो आपकी कहानी को देख रही हो, वो आपको सुन रही हो, आपकी तरह बनना चाहती हो, सिमरन शर्मा के साथ अपने सपने जोड़ रही हो। सिमरन शर्मा की तरह हर कोई बनना चाहता है, पर सिमरन शर्मा की तरह सपोर्ट भी करनी पड़ेगी सर। मैं उनको कुछ नहीं बोलना चाहती, पर मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप चाहते हो कि आपकी बेटी सिमरन जैसी बने, तो आपको उसके माँ बाप की तरह सपोर्ट भी करना पड़ेगा, आपको उसके पति की तरह सपोर्ट भी करना पड़ेगा। लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं सर, कभी ज़्यादातर स्टैंड नहीं ले पाती अपने लिए। बहुत रेयर चांस में मिलेंगी जो अपने सपनों के लिए घर से निकल जाएंगी कि ठीक है मुझे बाहर जाना है। 90% ऐसा होता है कि मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा। शायद लड़के इतना नहीं सोचते, इतने इमोशनल भी नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। तो घर वालों को उनके लिए स्टैंड लेना पड़ता है कि एक हाथ हो जाए ना पीछे कि चल बेटा मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे। तो वो हाथ बहुत ज़रूरी है सर। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो आप वो हाथ बनो आगे बढ़ाने वाला। मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पार्शली ब्लाइंड हों, विजुअली इम्पेयर्ड हों, या कंप्लीटली जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो अपने जीवन से थोड़ा सा ना हताश रहते हैं। अगर आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में बहुत तरह की चीज़ें हैं और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं सर। जो फुल ब्लाइंड भी होते हैं वो सारा अपना काम करते हैं, वो खुद से सड़क पार भी करते हैं, वो सब चीज़ पढ़ाई भी करते हैं। मैंने अभी एक मूवी देखी थी, उन्होंने पता नहीं बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, वो फुल ब्लाइंड थे, उनको अवार्ड राजकुमार राव की फिल्म थी श्रीकांत। yes। तो ऐसी चीज़ों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा उनकी वो मूवी देख के कि मतलब इन्होंने क्या कुछ कर दिया, उनको सड़क पे छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि मुश्किल वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, और जो आपकी कमज़ोरी है आप उसको अपनी ताकत बनाओ। आप ये सोच के अगर रह जाओगे, मुझे लगता है कि अगर हम आए हैं तो हमारा एक गोल, ज़िंदगी मिली है तो उसका एक गोल होना चाहिए। अगर हमारा गोल नहीं है तो हम मरे हुए हैं फिर। ये मेरे कोच का डायलॉग था। थैंक यू सिमरन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। कोई ऐसे सवाल तो नहीं रह गए ना जो आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए और मैं पूछा नहीं, या कुछ और कहना चाहती हूँ आप? नहीं सर, अभी तो याद भी नहीं आ रहा मुझे, गाड़ी में बैठ के याद आएगा जब चली जाएंगी तब? मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरी लड़ाई होती है ना जैसे गज्जू से, तो मैं उस टाइम पे चुप रह जाती हूँ। उस लड़कों को सब याद रहता है, वो बोल जाते हैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद मुझे याद आता है, शिट मैं ये कहना भूल गई, अब मुझे याद आ रहा है। फिर दोबारा लड़ाई? पर तब तक तो लड़ाई खत्म हो गई थी। अब क्या होता है ना, लड़के सॉरी बोल देते हैं। वो कुछ भी लड़ाई होती है वो 2 मिनट बाद सॉरी बोल देता है, मेरा मूड खराब हो जाता है। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। उसने तो सॉरी बोल के बात खत्म कर दी। अच्छा, सोशल मीडिया की दुनिया में ना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको ना आपके और गजेंद्र जी एज ए कपल्स बहुत ही लोग उसको फॉलो करते हैं कि यार कितनी अच्छी, दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और कितने अच्छे कपल्स हैं। ऐसे कोई कपल्स आप लोगों को अगर सुन रहा हो, आपको सुन रहा हो, तो उनको क्या जीवन जो है, ये लव लाइफ जो है कैसी चलनी चाहिए, उसके लिए क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं ये बोलती हूँ कि जो सोशल मीडिया पे है सब कुछ वही सच नहीं होता, वो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ नहीं है। हमारी भी लड़ाई होती है, एकदम सिर फोड़ते हैं हम एक दूसरे का,
और पर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, विश्वास बहुत ज़रूरी है आपस में। मतलब अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको महसूस कर सको, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है वो महसूस कर सके। हम दोनों में ऐसी चीज़ें होती हैं सर कि कभी कभी हम दोनों बिना बोले ऐसे बैठ के भी बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये होता है प्यार, कि जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ अकेले बैठे हुए और मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो आके बोल देगा नहीं सिमरन गलत सोच रही हो। तो मैं पूछूंगी अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ, तो उसने बोला तुम ये सोच रही हो। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? वो कुछ चलता चलता सोच रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं गलत है। अच्छा। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता लगा? तो मैं पता नहीं, ऐसे महसूस हो रहा था कि तुम ये सोच रहे हो। तो बोल रहा हाँ यार मैं यही सोच रहा था। तो सर ये अटैचमेंट होता है, ये प्यार होता है। तो लाइफ है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, पर प्यार उससे ज़्यादा होना चाहिए कि एक दूसरे के बिना रह ना पाओ, 2 मिनट बाद आके सॉरी बोल दे कि हाँ ठीक है अभी लड़ाई ख़त्म करो, सॉरी। तो लाइफ ऐसे ही चलेगी। और मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत शुक्रिया। आपने हार्डकोर ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से आपने समय निकाला और यहाँ पर आई। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank अच्छा you so लगा much, आपसे sir. बात करके। और आपकी कहानी से जो भी लोग सुन रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सितंबर में होने वाले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच सर।